हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। और रेगुलर बेस पे जो हमारी बीपीएससी की क्लासेस चल रही हैं, राइट। बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर मतलब जो टेस्ट सीरीज है, सॉरी, उसको हम करने जा रहे थे, राइट। और अभी जो समय चल रहा बीपीएससी का, वो नॉर्मलाइजेशन से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें चल रही हैं, राइट। सभी बच्चों के मन में भी चल रही होंगी, मैं समझ सकता हूँ उस चीजों को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पढ़ाई तो साथ में करते ही रहिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आज 4 हो गया, तो 4 तारीख को आज एडमिट कार्ड या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बीपीएससी के द्वारा। तो शायद मुझे लगता है कि अ, ऐसा हो सकता है कि अगर 5 तक वेट कर लो, आप कल तक का वेट और कर लो। और शायद अगर कल नहीं आता तो समझ जाओ कि बीपीएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का है, उसके रिगार्डिंग धरना प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, राइट। मतलब उनको सोचना पड़ेगा इस चीज के रिगार्डिंग। जो धरना प्रदर्शन में जो लोग शामिल हो रहे हैं, अगर पटना में हैं तो सब लोग एक साथ पटना में एक साथ धरना में शामिल हों, ठीक है। और कोशिश करें कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये ना हो, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन से हम सभी बच्चों को बहुत नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा। और बाकी अगर एग्जाम टाइम पे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जो आने वाली डेट है 13। अगर नहीं होता, थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादा आगे ना बढ़े। 1 से 2 मंथ बढ़ जाए तो उतने में सफिशियंट हो जाएगा, है ना। 1 से 2 मंथ में। हाँ। तो ठीक है, तो हम जैसे कि चल रहे थे, राइट। हमारा जो क्या चल रहा था, बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही थी, उसके रिगार्डिंग हम कराने जा रहे हैं। तो कल हमने साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट करा लिए थे। और मैंने एक चीज देखी है कि पता है बच्चे, आप लोग टेस्ट सीरीज देखते हैं बट ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो थोड़ा और अच्छा मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने में मजा आता है। हमारा टेस्ट सीरीज कराने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए एक बार सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और जितने क्वेश्चन सही हुआ करें उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, कल हमने 23 तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, उसके आगे करेंगे। न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम न्यूनतम सामर्थ्य मूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो न्यूनतम समर्थ मूल है, ठीक है। अ, उसके रिगार्डिंग उनके जो कथन दिए रखे हैं, उसके रिगार्डिंग एक सॉरी सॉरी, हाँ, उसके जो पॉइंट दे रखे हैं उन पर विचार करना। पहला पॉइंट क्या बोला, यदि बाजार का मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेगी। पहला, अगर बाजार का मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेगी। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य को सुनिश्चित करेगी। ठीक है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करेगी। यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी करके। तो आप इनको पढ़ो कि पहला पॉइंट क्या बोला, दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला, चौथा क्या बोला। ठीक है, एक अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान, मतलब न्यू एमएसपी के अनुसार या न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार, यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। पहला पॉइंट तो भाई ऐसा नहीं है, ये गलत पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। दूसरा, उसने कहा यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। जो सेकंड पॉइंट है वो एकदम करेक्ट आंसर। फिर उसने कहा यह खाद्य सुरक्षा मिशन की सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल, यह खाद्य सुरक्षा मिशन की सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। ये 2 पॉइंट सही है। चौथा पॉइंट क्या बोला, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है। ठीक है, क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज्यादा लाभ कमाते हैं, ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। तो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य, जो एमएसपी है, किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 25वां देखेंगे। ठीक है, समझ में तो आया ही होगा ना सभी बच्चों को, बिल्कुल। 25 क्वेश्चन क्या बोला, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। 25 क्वेश्चन बोला, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। देखो, भारत में जो देखो सूक्ष्म लघु, आपको पता है, एमएसएमई जानते हो ना। तो सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग इस तरीके से होती है, राइट। तो सूक्ष्म उद्योग जो उद्यम है, सॉरी, सूक्ष्म उद्यम है, ये किस चीज को परिभाषित करता है, मतलब सूक्ष्म जो उद्योग या सूक्ष्म उद्यम है, वो मतलब किस चीज को बोला जा सकता है कि किसके पास क्या होना चाहिए, कितने उपकरण या कितनी लागत का उपकरण होना चाहिए, राइट, या कितना निवेश होना चाहिए, राइट। तो इसके रिगार्डिंग ये 4 पॉइंट दिए हैं कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म उद्यम
वो आंशिक रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोला, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। दूसरा पॉइंट क्या बोला, वार्षिक टर्नओवर, टर्नओवर 15 करोड़, हाँ 15 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। वार्षिक जो टर्नओवर है वो 15 करोड़ से, और संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, और उसके बाद वार्षिक टर्नओवर में 5 करोड़ से अधिक नहीं। अब बताइए कि सूक्ष्म उद्यम किसे बोलेंगे हम, ये पॉइंट है। हाँ, तो सभी बच्चे एकदम कमेंट बॉक्स में बता दो कि सूक्ष्म उद्यम, सूक्ष्म लघु है ना कि नहीं, तो सूक्ष्म उद्यम किसे बोलेंगे। बिल्कुल, तो भाई संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता सूक्ष्म उद्यम में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। क्या बोलेगा, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। तो ये 3 योजना दे रखी है, तीसरी योजना, पांचवी योजना, छठी योजना, आठवीं योजना। ये चारों योजनाओं में से किसको रोलिंग प्लान बोला गया था। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से जल्दी आंसर दें, अगर आपको आता है, नहीं आता तो मैं तो हूं ही, राइट, नहीं आता तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसमें मैं बता रहा हूँ रोलिंग प्लान किसे बोला गया था, तो रोलिंग प्लान बोला गया था छठी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है क्योंकि जनता पार्टी सरकार द्वारा, किसके द्वारा, जनता पार्टी सरकार द्वारा सन 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, राइट, 5th नंबर की थी, पंचवर्षीय योजना थी, इसको समाप्त कर और छठी योजना की शुरुआत की गई। इस सरकार ने रोलिंग प्लान को अपनाया था। किसको अपनाया था, रोलिंग प्लान को अपनाया था। कौन सी सरकार थी, इसको आप अगर सरकार तो नहीं पूछेगा वैसे, जो जनता पार्टी सरकार थी, कौन सी थी, जनता पार्टी सरकार। 1972 में ये हुआ था, जब छठी पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके रिगार्डिंग। ओके, तो इतना समझ गए आप। साथ में 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखो यहाँ क्वेश्चन है, वहां फिर मैं ऑप्शन दूंगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। देखो 27 क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, निकालता है। तो कौन निकालता है, क्या निकालता है, कि औद्योगिक काम करो, जो औद्योगिक काम करते हैं उनके लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन निकालता है। तो इसके ऑप्शन बताता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाइए, शायद आगे चलेंगे, हाँ इधर ही है, एक सेकंड बस। हाँ, ये है 4 ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए क्या बोला, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन नंबर सी श्रम ब्यूरो। या ऑप्शन नंबर डी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। तो भाई कौन निकालता है बताइए। औ- बिल्कुल बिल्कुल, औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सी ऑप्शन, श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गिनी गुणांक जो होता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोला है, यह समाज में आय के असमानता के स्तर को नापता है। जो समाज में जो आय होती है वो उसके असमानता के स्तर को नापता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद नहीं सुना हो तो अब मैं बता देता हूँ। गिनी गुणांक है जो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये क्या करता है, राइट, ये जो करता है वो वो क्या है बताइए। हाँ, सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें कि गिनी गुणांक क्या करता है। बिल्कुल, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो गिनी गुणांक है, देखो अच्छे से समझने की कोशिश किया करो। देखो जो गिनी गुणांक है वो क्या करता है, यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है। पहली बात, जो समाज में आय की जो असमानता होती है, देखो कोई अमीर कोई गरीब, किसी के पास कितना पैसा है, जो आय कितना आ रहा कितना जा, मतलब राइट, कितनी आय है, तो आय की जो असमानता है उसको नापता है कौन, गिनी गुणांक, वो गिनी गुणांक। पहली बात।
गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता, ये तो गलत पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बोला यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, बिल्कुल। और ये जो क्या है, ये लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, तो बिल्कुल एक सही है। ठीक है, तो ये समझिए गिनी गुणांक क्या है। डिटेल चाहेंगे तो मैं वो थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। गिनी गुणांक का प्रतिपादन वर्ष कब हुआ था? गिनी गुणांक का प्रतिपादन हुआ था 1912, 1912 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? तो ये किया था कोरेडो गिनी ने। कोरेडो गिनी ने इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ये समाज में आय की असमानता के स्तर को मापन करता है। यह राष्ट्रीय आय के वितरण की गणितीय मापन प्रस्तुत करता है। इससे निरपेक्ष समांतर रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्रफल का लॉरेंज वक्र एवं पूर्ण क्षमता रेखा की मध्य क्षेत्रफल में भाग ले देकर प्राप्त किया जाता है। अतः यह लॉरेंज वक्र का प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो इस तरीके से किसने खोज की थी, मतलब किसने इसका प्रतिपादन किया? ये लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, और ये क्या करता है? आय की असमानता के स्तर को पहचानता है या बताता है। ठीक है, गिनी गुणांक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करें। हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हरित बॉन्ड है, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हरित बॉन्ड, जल्दी आंसर भी अपने मन में लगा लो और देख लिएगा। हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजना में होता है। हरित बॉन्ड है, हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजना में होता है। ठीक है, हरित बॉन्ड को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपीय निवेश कोष ने जारी किया था। ठीक है, हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार बाजार नवाचार है। हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। बताइए, तो इसमें कौन सा गलत पूछा है? जो हरित ग्रीन बॉन्ड होता है ना, राइट, ग्रीन बॉन्ड जारी करते हैं, तो हरित बॉन्ड में मतलब कौन सा पॉइंट है जो नहीं हो सकता हरित बॉन्ड में? क्वेश्चन का आंसर ये है, बिल्कुल। तो देखो हरित बॉन्ड में क्या क्या होता है, सबसे पहले हरित बॉन्ड क्या होता है? केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, बिल्कुल। देखो हरित बॉन्ड को मैं समझाऊंगा। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन है, ये पॉइंट नहीं है। हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये गलत पॉइंट है। और बाकी तीनों पॉइंट सही है। अब समझने की कोशिश करना तीनों पॉइंट कैसे सही है। ठीक है, हरित बॉन्ड या ग्रीन बॉन्ड भी नियमित तौर पर जारी होने वाले अन्य बॉन्डों की तरह ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इसे सिर्फ पर्यावरण अनुकूलन परियोजना के वित्त पोषण हेतु ही निर्धारित किया जाता है। मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये पर्यावरण से रिलेटेड है, पहला पॉइंट। अब पर्यावरण में जो भी योजनाएं आती हैं उन वो इसके अंतर्गत आती हैं, हरित बॉन्ड के अंतर्गत। तो उसमें जलवायु मित्र परियोजना आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। पहला पॉइंट समझिए। इसके बाद जैसे ही और पर्यावरण से रिलेटेड को क्या क्या आता है? अच्छी ऊर्जा होती है, राइट, और उसके स्वच्छ परिवहन होते हैं, सतत जल प्रबंधन होते हैं के क्षेत्र में आदि। हरित बॉन्ड या ग्रीन बॉन्ड एक दीर्घकालीन वित्तीय बाजार नवाचार है, जो सर्वप्रथम 2007 में यूरोपीय निवेश कोष इनके द्वारा 2007 में यूरोपीय निवेश कोष ने जारी किया था। किसने हरित बॉन्ड जारी किया था? तो यूरोपीय निवेश ने, ये भी याद रखना 2007 में। और हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है, ये भी याद रखना। तो तीनों हरित बॉन्ड से रिलेटेड समझ गए तीनों, कि हरित बॉन्ड जब जारी होता है तो किस लिए जारी होता है, इसमें क्या क्या आता है, किसने जारी किया था सबसे पहले, राइट, और किससे रिलेटेड है। सब पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, चलें इसके बाद आगे आगे सॉरी 30वें क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो बताइए, जो शिक्षा नीति 2020 आई थी 20 थी, उसमें जो व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है, तो वो किस ग्रेड की? तो ग्रेड बताना है इसमें से। हाँ तो बता दो, ग्रेड 6 है कि ग्रेड 8 है कि ग्रेड 10 है कि ग्रेड 12 है? जल्दी बताइए आंसर। बिल्कुल, तो भैया वो करती है ग्रेड 6, जो व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए ग्रेड 6
ग्रेड 6 से व्यवसाय किससे ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करती है। इसकी व्यवसायिक जो बिजनेस शिक्षा होती है, बिजनेस एजुकेशन होती है, ग्रेड 6 याद रखिएगा। अगला चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, स्तंभ खा का एंड खा को मिलाना है, तो दोनों को मिलाइए, कौन सी नीति कब आई है? चलो मिला के बताइए जल्दी। राष्ट्रीय कृषि नीति, समुद्रीय मत्स्य नीति, नवीन विदेशी व्यापार नीति या सातवां वित्त आयोग? बताइए जल्दी से जल्दी। हाँ, सब लोग बताने की कोशिश करें, बिल्कुल। अच्छा, ऑप्शन वो कर लूँ, ठीक है, ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। ये हैं लो, ऑप्शन भी हो जाएंगे सभी को, दिख रहे होंगे आप, ठीक है। तो बताइए, राष्ट्रीय कृषि नीति, हाँ, समुद्री मत्स्य नीति, नवीन विदेशी व्यापार नीति या सातवां वित्त आयोग? बिल्कुल बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताते चले, एक एक बच्चा आंसर देते चले सब लोग। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी? ये आई थी 2000 में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। फिर इसके बाद समुद्री मत्स्य नीति, ये 2004 में, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया नवीन विदेशी व्यापार, ये कब? ये आया था 2014 में, नवीन विदेशी व्यापार। और इसके बाद जो अंत है सातवां वित्त आयोग, तो ये तो आपको पता ही होगा 1978 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय कृषि नीति, जल्दी बताओ, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्री 2000, समुद्री मत्स्य नीति 2004, नवीन नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014, और सातवां वित्त आयोग क्या हो जाएगा? 2000, वो 1978 सातवां वित्त आयोग, हाँ। ये है लो, ये याद रखना है, ठीक है। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, समझने की बिल्कुल कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या बोलता है, ठीक है। 32 बोल रहा कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया? भैया क्या बात है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तुरंत वृद्धि दर्ज की गई। तो भाई साहब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ऐसा पॉइंट, महान विभाजन का वर्ष, महान विभाजन का वर्ष, ठीक है। महान विभाजन का वर्ष किसे कहा गया? जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या निरंतर तुरंत वृद्धि दर्ज की गई, मतलब तो कब? 1911, 1921, 1941 या 1951? हाँ बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बिल्कुल बताते चलें सभी बच्चे एकदम। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1921 ही एकमात्र ऐसा जनगणना बस रहा है जिसमें जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही है। कब रही है? तो महान विभाजन वर्ष रहा है ये 1921, बी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया। इसमें क्या हुआ था कि जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी वो माइनस में, मतलब वृद्धि से भी कम, तो -0.31%, ठीक है, ये वृद्धि दर रही थी। इसलिए इस 1921 को महान विभाजन वर्ष बोला गया। समझे गए? ओके। अगला 31वां क्वेश्चन भी देख लो साथ में। वर्ष 2011 की जनगणना के में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? 2011 की जनगणना है, तो भाई बता दो, एकदम करेक्ट आंसर दे दो उसका। नागालैंड है, केरल है, सिक्किम है, मणिपुर है? जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें से आंसर क्या होगा? नागालैंड इज द राइट आंसर। नागालैंड में 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि वृद्धि दर थी वो नेगेटिव में आई थी, राइट। वो कितनी थी? तो वो थी -0.6%, ठीक है। तो ये क्या है, जनसंख्या में कमी आई थी नागालैंड में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। समझ गए कि नहीं? चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 क्या बोल रहा? 34 बोला, कालपोंग, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में? जल्दी बताओ स्पीड के साथ। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल। तो हाँ, कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार इज द इम्पोर्ट, मतलब इज द राइट आंसर। जिस व्यक्ति ने बताया 34 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं इसमें समय नहीं दूंगा, ये याद ही करने लायक है। सूची वन को सूची सेकंड से सुमिलित करना है, तो इसको थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा मुझे, है। अभी आप
ऑप्शन में टिक लगा पाएंगे? हाँ लगाइए। सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सुमिलित करना। बांध दे रखा, नदी दे रखी। दुलहस्ती परियोजना किसकी है? जल्दी बताओ। दुलहस्ती चिनाब, बिल्कुल एकदम। गांधी सागर, बिल्कुल। चंबल। उकई, जल्दी बताओ, उकई किसकी है? बिल्कुल तापी। और ताबा किसकी है? तबा किसकी है? तो तबा है तबा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुलहस्ती। ए हो गया दो, ठीक है। उसके बाद हो गया फर्स्ट। डी ऑप्शन जिसने बताया एकदम करेक्ट आंसर। भाई इसको टिक कर लो। दुलहस्ती परियोजना चिनाब की, याद कर लो, माइंड में सेट। दुलहस्ती चिनाब, गांधी सागर चंबल, उकई तापी, और क्या? तवा। तवा। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? 36। 36, चाय। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संलग्न नियामक निकाय है। तीसरा पॉइंट, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और चौथा पॉइंट, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? बताइए। अब ये चार कथन दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से बताइए कौन सा पॉइंट सही है। जल्दी बताइए। चाय बोर्ड से रिगार्डिंग, चाय बोर्ड है, हाँ, उसके रिगार्डिंग कौन सा कथन सही है? जल्दी आंसर दो। स्पीड के साथ देते चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये देखो, सब अलग अलग बता देता हूँ। चाय बोर्ड का जो विदेशी कार्यालय है वो दुबई में नहीं है, मॉस्को में है। ठीक है, पहला पॉइंट। तो चौथा पॉइंट तो गलत हो गया भाई, क्योंकि दोनों जगह बोल रखा है उसने। गलत हो गया कि नहीं? हाँ। इसके बाद चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु लिखा है। क्या हो सकता है बताओ तुम? सोचो जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु नहीं है, कलकत्ता। कहाँ पर है? कोलकाता। ठीक है, प्रधान कार्यालय कहाँ है चाय बोर्ड का? तो वह कोलकाता। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संलग्न नियामक निकाय है। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं है। और यह चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन। बिल्कुल एक ओनली सही निकला, वन। तो डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। चाय बोर्ड की उत्पत्ति वर्ष 1903 में हुई थी। चाय बोर्ड की उत्पत्ति कब हुई थी? वर्ष 1903 में हुई थी, पहला पॉइंट। भारतीय चाय उपकर विधेयक के पारित होने के बाद, परंतु वर्तमान चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 के चाय अधिनियम 1953, मतलब इसकी जो स्थापना जो मानी जाती है किसकी? चाय बोर्ड की। तो इसकी शुरुआत तो हो गई थी 1903 में, बट स्थापना जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1 अप्रैल 1954। ठीक है, याद रखना। हाँ, अधिनियम के धारा 4 के अंतर्गत हुई थी। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। देखो, ये जो कृषि किसान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये वाणिज्य विभाग के अंतर्गत है। किसके? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। चाय बोर्ड किसके अंदर? तो वाणिज्य और, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, याद रखना। ओके, समझ गए ना? अब तो चाय बोर्ड से रिलेटेड मैंने सारा सारा कुछ बता दिया, सॉरी। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन क्या बोला समझिए। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए फिर बताइए। 37 क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादक का कारण नहीं है? भारतीय जो कृषि है उसका निम्न उत्पादक का कारण नहीं है, राइट? जो कम उत्पादकता होती है उसका कारण नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए: जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि, और भूजोत का छोटा आकार। देखो, जनसंख्या का दबाव तो है निम्न उत्पादक का, तो ये तो नहीं है, मतलब ये है। इसका कहने का मतलब ये निम्न उत्पादक का कारण है। ठीक है। प्रचंड बेरोजगारी ये भी है। अब मैंने प्रचंड बेरोजगारी लास्ट टाइम बता दी थी आपको। ठीक है। इसके बाद सहकारी कृषि ये नहीं है। भूजोत का छोटा आकार ये भी इसका उत्पादक का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सहकारी कृषि नहीं है।
ठीक है, इसका निम्न उत्पादकता का कारण। निम्न निम्न उत्पादकता के कारण तो आपको पता ही है, ये मैंने बता दिया। जनसंख्या का दबाव हो गया, पहला हो गया। दूसरा प्रचंड बेरोजगारी हो गई। राइट, तीनों मैंने पॉइंट बता रखे हैं। राइट, तीनों पॉइंट है। और उसके बाद सहकारी कृषि नहीं है। ओके, समझ गए इस पॉइंट को। जनसंख्या का दबाव और प्रचंड बेरोजगारी और भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण है। जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। सहकारी कृषि क्या है? ये कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। जो सहकारी कृषि है, इसके द्वारा छोटे छोटे किसान अपनी कृषि कर लेते हैं। तो ये एक साधन है कृषि करने का। राइट। और जनसंख्या के दबाव एक उत्पादकता का निम्न उत्पादकता का कारण है। प्रचंड बेरोजगारी वो भी है। भूजोत का छोटा आकार ये भी है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम चलेंगे 38 क्वेश्चन को समझने की कोशिश सभी बच्चे करेंगे। ओके। हाँ, 38 क्वेश्चन क्या बोला। नीचे दिए गए कथन दे रखा, अभिकथन दे रखा, कारण दे रखा। राइट, कथन क्या बोला? सर्दियों के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। जो सर्दियों का के मौसम है, तो भारत का जो अधिकांश भाग है वो शुष्क रहता है। कारण क्या बोला? शीत ऋतु में के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इन दोनों में से आंसर बताना है। ठीक है, सर्दियों के मौसम में भारत का जो अधिकांश भाग वो शुष्क रहता है। तो बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनके आंसर दीजिए। सोचिए और आंसर दीजिए। 38। हाँ, जल्दी दीजिए, आंसर दीजिए। जिसको भी आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दे, या मन में सोच लिया करे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए जल्दी से जल्दी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, सर्दियों का मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, ये तो बिल्कुल कथन भी सही है। शीत ऋतु के दौरान देश का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है, ये भी बात सही है। जो शीत ऋतु के दौरान थे, जो अधिकांश भाग जो उत्तर पूर्वी वाला जो भाग है, वो व्यापारिक हवाओं से प्रभाव में तो रहता है बिल्कुल। लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे लोग। एक दूसरे से जुड़ा क्या है? नहीं जुड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्यों, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो उसको भी समझने की कोशिश करना। देखो, मैं समझा भी रहा हूँ, आपको ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ, है ना। शीतकाल में भारत का जो मानसून के निर्वतन के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा नहीं या बहुत कम होती है। जो उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां क्या होती है? वर्षा बहुत कम या ना के बराबर होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। हम्म। हालांकि इसके कारण कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा होती है। उत्तरी भाग में शीतकालीन हल्की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शीत ऋतु के दौरान उपोष्ण उच्च उच्च वायु के हिमालय के दक्षिण में स्थापित होने के कारण उत्तर भारत में उच्च दाब उत्पन्न होने से देश में अधिकांश भाग और उत्तर पूर्वी मानसून मतलब कहने का मतलब व्यापारिक पवनों का विस्तार होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पवन से रिलेटेड चीजें बताइए, हवा से रिलेटेड, ये मौसम से रिलेटेड है। समझे? तो दोनों ये जुड़ नहीं रहे आपस में, बातें दोनों सही कह रहे हैं। ठीक है, तो व्याख्या सही नहीं कर रहे। ओके। अब इसके बाद आम्र वर्षा, ये तो आपको पता ही होगा आम्र वर्षा क्या है। आम्र वर्षा क्या हो संबंधित है? तो आम्र वर्षा है कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा। मानसून से जो पूर्व वर्षा होती है, वो कर्नाटक और केरल में जो होने वाले मानसून पूर्व वर्षा, उसे हम क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। याद रखना, इंपोर्टेंट है। ओके। इसके बाद चलते हैं हम 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा? कथन बोल रहा भाई कि काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। भैया, काली नदी दक्षिण भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। कारण क्या बोला? दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो बताइए, इसका आंसर बताना है 14 का। सोचो थोड़ा सा, काली नदी के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा काली नदी के बारे में, तो आप आंसर दे पाओगे बिल्कुल। तो भाई, काली नदी का जो पॉइंट है पहला वाला, ये तो मैं गलत ही बता सकता हूँ आपको, बताऊंगा क्यों।
जो कारण दक्कन पठार वाला है ये भी ये सही है, दोनों जुड़े तो है ही नहीं, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत आर सही। ठीक है, डी ऑप्शन जिसने बताया वो एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसको समझने की काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले, देखो कर्नाटक, कहने का मतलब है कि जो काली नदी है, अब वहां पर क्या बोला था, दक्षिणी भाग के पूर्व की ओर बहने वाली, बोला कि नहीं बोला। और आंसर में क्या है कि काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित कन्नड़ जिले, कन्नड़ जिला है कर्नाटक में, कि डिग्गी गांव, ठीक है, किस गांव से निकली, डिग्गी गांव के निकट से उद्गत होकर होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर, कहाँ पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। तो ये क्या कह रहा है कि पूर्व की ओर बहती है, नहीं, जैसे कि आपको मैप में बताया होगा कि ये कर्नाटक है ना, और यहीं से निकलती है डिगवी से, और ऐसे ही पश्चिम की तरफ निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो पहला पॉइंट सही है, पहला पॉइंट गलत है, मतलब कहने का मतलब ये पूर्व बोल रहा है, यहाँ पश्चिम बोलते तो सोच लिया जाता है इसके बारे में। फिर उसके बाद दक्कन का पठार पश्चिमी किनारे पर उच्चता है, हाँ दक्कन का पठार अपने पश्चिमी किनारे की ओर उच्चता पर है, बिल्कुल सही बात है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, बिल्कुल ये सही बात है। तो कारण क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ जाओ। इसके बाद हम 41वां क्वेश्चन देखेंगे, जनजातीय इसमें कौन सा सही है, ठीक है, ये बताना है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है। देखो मूल राज्य बताना है जातियों का, जनजातियों का जो मूल। देखो मुझे ये पता है कि ज्यादातर एक दूसरे में अवेलेबल हैं, जैसे थारू जनजाति है तो उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसका मूल राज्य कौन सा है, राइट, समझे ना। वैसे भूटिया है या मुंडा है, कौल है, तो इसमें से एक सही है, तो बताइए मूल राज्य। बिल्कुल, तो जिसने आंसर दिया थारू, थारू इज द राइट आंसर। थारू कहाँ पर है, उत्तराखंड में, इसका उत्तराखंड क्या है, मूल राज्य है, याद रखिएगा, उत्तराखंड क्या है, मूल राज्य इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, भारत, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो किस काल में निर्मित हुए हैं, तो वो उसका आंसर है भाई, सबको पता होगा, सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प में हुए हैं। ठीक है, अब मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, जो डिटेल बताने लायक होगा मैं बहुत बताऊंगा, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं, समझे, तो अगर आप लास्ट टाइम में आंसर मतलब क्या कहते हैं वो कर रहे हैं, क्या नाम है, एक तरीके से जब जैसे कि आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए भैया, कि अपने जो प्रायद्वीपीय पर्वत पर्वत है, राइट, वो किस काल के हैं, है ना, तो ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद वो तो डी समझ गए, 43 क्वेश्चन को देखेंगे। गोल्डी लॉक जोन, भाई गोल्डी लॉक जोन है जो शब्द है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। गोल्डी लॉक्स जोन, याद शायद नहीं सुना होगा, तो सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। तो बताइए गोल्डी लॉक्स लॉक जोन। अब इसमें चार ऑप्शन दिए, पहले चार ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर उसमें से आंसर ढूंढेंगे। भूपृष्ठ के ऊपर बायोगैस मंडल की सीमाएं, पृथ्वी के अंदर वह क्षेत्र जिसमें सैल गैस उपलब्ध है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, मूलवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। तो बताइए, ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर होगा गोल्डी लॉक्स, मतलब किस लिए समाचारों में देखा जाता है गोल्डी लॉक्स के नाम से। गोल्डी लॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है, तो आप समझ गए, आवासीय क्षेत्र कहा जाता है, यह किसी तारों के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इस चीज से ये समझ गए कि ऑप्शन नंबर सी मुझे आई थिंक लगता है सही है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना क्या है, गोल्डी लॉक्स इज द राइट आंसर। बताइए, मतलब गोल्डी लॉक्स से क्या मतलब लगता है कि जैसे कि कोई अगर कोई भी ग्रह है या तारा है, कोई मतलब कोई भी जगह है, वहां पर पानी उपस्थित होना, पानी मतलब जीवन ढूंढना, राइट, तो वो क्या है कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना, वो गोल्डी लैक्स से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना समझे। इसके बाद हम देखेंगे 44। भाई 44 क्वेश्चन क्या बोल रहा, 44 क्वेश्चन बोल रहा, आई थिंक 44 क्वेश्चन क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध में हाँ संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है,
उत्तरी गोलार्ध में संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। तो बताइए कहाँ? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्टिक वृत्त पर या विषुवत रेखा पर? बताइए, सभी लोग आंसर दें। आंसर दीजिए, ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। हाँ, बताइए। बिल्कुल, आंसर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल। तो इसका आंसर है विषुवत रेखा इज द राइट आंसर। ओके, विषुवत रेखा इज द राइट आंसर। इसको समझने की कोशिश करना है तो समझा देता हूं मैं एक बार। संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें, समझो, उसमें कर्क संक्रांति, संक्रांति के समय क्या होता है कि में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, अगर ये उत्तरी उत्तरी में हो गया, और जैसा कि सबसे बड़ा दिन, दिन कैसा होगा समझना, बड़ा, फिर मैं समझाऊंगा। और रात कैसी होगी? छोटी। इसी जगह जो उत्तरी की जगह क्या आ जाएगा? दक्षिणी। ठीक है, तो उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। मतलब दिन हो जाएगा छोटा और रात हो जाएगी क्या? बड़ा। रात बड़ी। समझ रहे हो? ये दक्षिण गोलार्ध में कर्क संक्रांति पर। ठीक है, समझना। अब इसके बाद, जबकि विषुवत रेखा पर रात व दिन की अवधि में कोई अंतर नहीं होता है। अब भाई विषुवत रेखा पर अगर कर्क रेखा पर है तो भाई ऐसा होगा, विषुवत रेखा पर तो रात और दिन सेम रहेंगे, और वहां वर्ष भर 12 घंटे के ही दिन रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा। मतलब संक्रांति है, और उसमें क्या है भाई, उसमें 12 घंटे का जो दिन होगा वो विषुवत रेखा पर ही होगा। ठीक है। अब ये चीज समझ गए कि इसमें अगर दक्षिणी में हो और कर्क संक्रांति में है तो दिन बड़ा, रात छोटी, और दक्षिण इसी में है तो ये दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। लेकिन अगर कर्क संक्रांति में विषुवत रेखा की बात कर ले, किसकी? विषुवत रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति में विषुवत रेखा पर दिन कैसा होगा? तो वो होगा 12 घंटे का। 12/12 मतलब 12 की रात, 12 का दिन। ठीक है, याद रखना। समझाने की तो कोशिश की है, बाकी आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर रट लो भाई, क्या करें। है कि नहीं? चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन पढ़ लो तुरंत, मैं मिटाने में लगा करूं, आप तुरंत पढ़ना स्टार्ट किया करें, क्योंकि आपको जल्दी करना है। 45वां क्वेश्चन, सूची बन को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर करना है। सूची बन को भाई क्या क्वेश्चन सरल है। भाई इसका आंसर नहीं दे पाओगे तो आप समझो बुद्धि से, मतलब आपकी बड़ी ज्योग्राफी में बहुत कम पकड़ है। भाई आल्पस पर्वत की बात करिए तो भाई वो क्या है? एक बलित पर्वत है बिल्कुल। फ्यूजिया में क्या है? एक ज्वालामुखी है भाई, पढ़े होंगे आपने। अब इन दोनों में से भाई ढूंढ लो। विंध्य पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है भाई। तो बासजेस क्या हो जाएगा? बिल्कुल भ्रंशोत्थ पर्वत हो जाएगा। तो ये लग गया टिक। बताओ, अल्पस पर्वत एक बलित पर्वत है, ठीक है। बासजेस क्या है? भ्रंशोत्थ पर्वत। विंध्य क्या है? अवशिष्ट पर्वत। फ्यूजियामा क्या है? एक ज्वालामुखी। तो लगा देंगे ए का 3। बी ऑप्शन जिस बच्चे ने लगाया एकदम करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर। 46 देखेंगे, सूची वन को सूची सेकंड। भैया ये तो बता देना भाई, घास के मैदान, इतना सरल क्वेश्चन नहीं बता पाए ना तो सोच लेना भाई। अपने आप में सोचना कि मुझे थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए ना भाई। डाउन्स, डाउन्स का नीचे का, डाउन्स मतलब डाउन माने नीचे होता है ना, तो समझ जाओ, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। डाउन्स घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया। भाई ब्लेड कहाँ चलाना है? ब्लेड चलाओगे दक्षिण अफ्रीका में। पंपाज भैया अर्जेंटीना। और पुस्टेज हंगरी। लगा दो भाई। डी का फर्स्ट, ये ऑप्शन लगा दो लो। देखो ऐसे याद किया जाता है, किया जाता है कि नहीं? चलें इसके बाद? चलते हैं तो। अरे आगे क्या चलते हैं, इसी में तो पेज में जाना है, हम आगे जा रहे हैं। 47 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे भाई साहब।
निम्नलिखित देशों में विचार कीजिए, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। भाई अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा लगाता है? ये लाइन कहाँ से आ गई भाई? अरे क्या कर रहा भाई, ये तो गलत हुआ। अभी भी चल रहा। अरे यार, एक सेकंड रुक जाना यार, ये तो गलत हुआ। हाँ, बताओ, ये अपने आप चल रहा था, इसको अपने आप चलने का शौक पड़ गया ना। चलो आप बताओ, आप आंसर बताएं। हाँ, सॉरी, डिस्टर्ब हो गए। तो भाई अफगानिस्तान से कौन कौन सीमा लगाते हैं, ये बताना है। भाई एक बार में अगर आप अफगानिस्तान से सीमा लगाने वाले देश बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताएं। तो भाई इसमें से ढूंढ लें, ये 5 दिए हैं, तो भाई तजाकिस्तान क्या करता है? अजरबैजान नहीं लगाता, किर्गिस्तान नहीं लगाता, तजाकिस्तान लगाता है, तुर्कमेनिस्तान लगाता है, उज्बेकिस्तान लगाता है, भारत लगाता है, चीन लगाता है, और कौन लगाता है? पाकिस्तान। भाई ये बता दिया एक सांस में, बताओ। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, चीन और पाक। लगा दो, 3 4 5। सी ऑप्शन जिस बच्चे ने लगाया एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। ऐसी एनर्जी के साथ करोगे तो मजा आ जाएगा। उसके बाद 48 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर चलना यार, स्टार्ट कर दिया, ये तो गलत बात है ना। कथन क्या है? कथन ये बोला, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण बोला, लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समान होता है। ठीक है। हाँ, तो सभी बच्चे बताएं इसका आंसर। सूची दे रखी, सूची ए में दोनों सही स्पष्टीकरण, सूची बी में दोनों सही स्पष्टीकरण नहीं। सी ऑप्शन क्या बोला, सही है, ए सही है, आर गलत। डी ऑप्शन बोला ए गलत, आर सही। बताओ तो कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल लघु ज्वार भाटाओं से रिलेटेड है, आपको सोचना पड़ेगा। देखो लघु ज्वार भाटाओं, कथन क्या बोला, पढ़ना। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर। पहला पॉइंट। कारण क्या बोला, ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समय होता है। तो ये दो पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है, मैं थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा बढ़िया। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार भाटा सामान्य से 20% निम्नतर होता है। जो लघु ज्वार भाटा होता है, ठीक है, लघु ज्वार भाटा, ज्वार भाटा लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार, जब लघु ज्वार भाटा होते हैं उस टाइम उच्च ज्वार भाटा है जो, ठीक है, उच्च ज्वार भाटा सामान्य से 20%, ये जो सामान्य से कितना, 20% निम्न होते हैं। ठीक है, याद रखो। तथा निम्न ज्वार भाटा सामान्य से, जो निम्न है वो निम्न ज्वार भाटा या निम्न ज्वार भाटा सामान्य से उच्चतर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये उच्चतर होते हैं। समझ गए कि नहीं? लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र या नौ चंद्र नहीं, बल्कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आते हैं। तो ये पूर्ण चंद्र गलत है भैया, नौ चंद्र ये क्या होती है, सप्तमी। कब आते हैं? सप्तमी या अष्टमी को। हाँ भैया, सप्तमी और अष्टमी को आते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल पकड़ गए आप, ये तो गलत है। अब पहला पॉइंट क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, ए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई 49वां क्वेश्चन तो बहुत सरल है। अगर आपने मैपिंग की है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी सीखना, मैपिंग कर लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी सीख जाओगे। पनामा नहर, भाई किसको जोड़ती है पनामा नहर, अलग किसको करती है? भाई प्रशांत महासागर को किससे जोड़ देती है, अंध महासागर से। बिल्कुल, प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है, अंध महासागर से जोड़ देती है पनामा नहर। और किसको अलग करती है, तो वो करती है उत्तरी अमेरिका को, किससे करती है भैया अलग, दक्षिणी अमेरिका से। किससे अलग करती है, दक्षिणी अमेरिका से। करती है कि नहीं? बिल्कुल। और सागर कौन सा है पनामा नहर का, तो कैरेबियन सागर है ना। समझ गए, फिर उसके यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा सारा चीज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे।
50 में क्या है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करिएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन का कौन आंसर दे रहा है, बताइए 50 क्वेश्चन का आंसर। दो सूची दी है, पॉलिटी का है, पहला क्वेश्चन करा रहा हूं पॉलिटी का इस पेपर का। विधि का शासन, भाई यह किससे लिया गया था, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक विधेयक सुरक्षित रखना, और विस्तृत और घनिष्ठ सूची। जल्दी दीजिए इसका आंसर, अगर नहीं दे पा रहे तो फिर आप हो जाओगे बेकार। इसलिए भैया कोशिश करो कि आंसर दें। भाई विधि का शासन सबको पता है यार, इंग्लैंड से लिया कि नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जल्दी बताओ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बिल्कुल जापान चले जाओ, स्थापित प्रक्रिया। इसके बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ, कहाँ चले, कनाडा चले, बिल्कुल चले चलो कनाडा। और विस्तृत और घनिष्ठ सूची कहाँ चले, ऑस्ट्रेलिया। मिलान करो, ए का ऑप्शन हो जाएगा 2, बिल्कुल, 2 का ऑप्शन हो जाएगा 3, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर, मैंने टिक कर दिए, आप इसको समझ लें। अगर नहीं बना और बन गया तो आप बहुत अच्छे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ये बताएं कितने किसको क्वेश्चन सही है प्लीज। हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, शायद हमने 23 से क्वेश्चन किए थे ना, तो आई थिंक 25 और 27 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए। 27 में आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, बता दो जल्दी कमेंट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पढ़ते रहें। देखो बीपीएससी का जो भी है नॉर्मलाइजेशन वाला लफड़ा, वो नहीं होना चाहिए, राइट। हम सभी लोग एक साथ लड़ रहे हैं, और जो पटना में है तो वो जरूर, जो 6 तारीख का आंदोलन है उसमें जरूर सहयोग करें। और जो बच्चे दूर हैं, अदर स्टेट के हैं, वो क्या करें, आपके पास तो एक ही काम है, वो है ट्विटर, जाकर कुछ ना कुछ ट्वीट कर दें, जिससे इस बार जो वैकेंसी है 2000 प्लस, भाई इसका फायदा लेना ही है सबको, समझे। और इस बार तो भाई खूब सारी मतलब एसडीएम की हैं, डीएसपी डीएसपी की भी हैं, है ना। क्योंकि पिछली बार एसडीएम की नहीं थी, तो इस बार काफी कंपटीशन रहेगा, लेकिन ज्यादा वैकेंसी है तो कंपटीशन कम ही हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं, और सब लोग सहयोग करें आंदोलन में, कि सब लोग जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया हट जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अच्छी एनर्जी के साथ। सभी बच्चे रोज रेगुलर बेस पे क्लास करें। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।